हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा विहार। आज हमारी 7th क्लास है एमटीएस इंग्लिश सीरीज की। तो बिना किसी डिले के हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। ही वाज रेनाउंड डैश हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे पहले समझे कि रेनाउंड का मतलब क्या होता है। रेनाउंड का मतलब होता है फेमस। ठीक है, तब हम देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे सही बैठेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि रनाउन के साथ जो प्रेपोजिशन आते हैं वो एक तो है फॉर। ठीक है, फॉर लगता है जब हम रीजन बताते हैं। ठीक है, रीजन बताते हैं कि वाई समवन इज फेमस। ठीक है, कारण क्या है। ठीक है, दूसरा आता है आपका एज। एज होता है किसी स्पेसिफिक टाइटल के लिए या रोल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका अगर एग्जाम्पल दें तो जयपुर is renowned as the सॉरी, एक सेकंड, ये हमेशा देखिए यहाँ पे एक टाइटल की बात करी जा रही है तो टाइटल कभी ऐसे स्मॉल में स्मॉल लेटर्स में नहीं होता, हमेशा कैपिटल में होता है। एज द पिंक सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं रिनाउंड एज, तो यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक टाइटल की बात कर रहे हैं कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से वो प्रचलित है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर लग रहा है जब हम रीजन बता रहे हैं तो ये क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, ही वॉज रेनाउंड डैश हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पे रीजन बताया गया है कि वो रेनाउंड है किस लिए, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पे रीजन की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए फॉर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, select the most suitable option to complete the sentence. The train dashed the station 5 minutes ago. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्शन हुआ है जो कि 5 मिनट्स पहले हुआ है, यानी सिंपल पास्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो द ट्रेन डैश द स्टेशन 5 मिनट्स अगो। ए लीविंग तो नहीं होगा, द ट्रेन लीविंग द स्टेशन 5 मिनट्स अगो। ठीक है, लीविंग प्रेजेंट की बात कर रहा है, फिर लीव भी नहीं होगा क्योंकि वो भी प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और सी लीव्स भी नहीं होगा, वो भी प्रेजेंट है। तो ये सारे नहीं होंगे, क्या होगा, ऑप्शन डी लेफ्ट होगा, क्योंकि लीव का जो सिंपल पास्ट होता है वो होता है आपका लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। ठीक है, द प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे लिखा है कि जो एक प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है कोलैबोरेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो टू होता है और जब फॉर होता है, तो आप जब भी ये दोनों वर्ड्स देखेंगे तो टू जो है वो डायरेक्शन के लिए होगा। ठीक है, कि किस दिशा में, और फॉर आपका जनरली होगा किस पर्पस के लिए। ठीक है, डायरेक्शन और पर्पस। ठीक है, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। हम गवर्नमेंट एजेंसी के डायरेक्शन में नहीं, उनके साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू या फॉर दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई पर्पस नहीं है, हम उनके साथ कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस एक्शन की बात हो रही है कि हम उनके साथ कोलैबोरेट किए हैं। राइट, तो यहाँ पे टू और फॉर नहीं होगा। दूसरी चीज, कोलैबोरेशन के साथ क्या आता है, कोलैबोरेशन के साथ आता है विथ। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं जिसके साथ हम कोलैबोरेट किए हैं। दूसरा आता है बिटवीन। बिटवीन आपका कहाँ आता है वो हम आपको एग्जांपल देके समझाएंगे। बिटवीन बेसिकली टू स्पेसिफिक पार्टीज के लिए। ठीक है, और अमंग आएगा जब दो से ज़्यादा होंगे, उनके लिए होता है। तो हम इसका एग्जांपल आपको देंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। द प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। बाई तो नहीं होगा। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट एजेंसी। राइट, वो प्रोजेक्ट किया गया था गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करके। ठीक है, अब बिटवीन कहाँ पे आएगा, बिटवीन जैसे आएगा कि ए बी, जैसे ए बी एक कंपनी है, ए बी कंपनी कोलैबोरेटेड विथ। ठीक है, कोलैबोरेटेड विथ आपका विथ पी क्यू कंपनी फॉर सो एंड सो प्रोजेक्ट।
ठीक है? कि 2 कंपनी देखिए यहाँ पे जब ऐसे होता ना अगर कि 2 कंपनी का नाम लिखा होता है फिर वहाँ पे तो वहाँ पे कोलैबोरेटेड विथ आता। वहाँ पे कोलैबोरेटेड आपका ये नहीं आता अ, बिटवीन नहीं आता, ठीक है? पर अगर हम ऐसे लिखें कि there was a there was a collaboration between AB and PQ company for this and this, ठीक है? वहाँ पे क्या होता कि there was के बाद ऐसे लिखा होता there was a collaboration between AB company and PQ company for so and so project, ठीक है? ऐसे करके तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे कोलैबोरेशन विद आएगा और कहाँ पे कोलैबोरेशन बिटवीन आएगा। ओके, नेक्स्ट, द एथलीट स्पोक सो डैश अबाउट हिज फेलियर दैट द ऑडियंस admired हिज ऑनेस्टी, ठीक है? तो पहले हम सेंटेंस समझते हैं। एक एथलीट है जो अपने फेलियर के बारे में बोल रहा है, जिसको सुन के जो ऑडियंस है वो उसकी सच्चाई को एडमायर कर रहा है, उसकी सच्चाई को प्रेज कर रहा है, ठीक है? तो अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं। द एटलीस्ट स्पोक सो रूडली, अगर वो कठोरता से बात करेगा तो लोग उसको एडमायर क्यों करेंगे, ठीक है? द एटलीस्ट स्पोक सो फ्रैंकली, फ्रैंकली मतलब एकदम खुल के, ठीक है, बिना किसी संकोच के, जैसे वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करके उस फेलियर के बारे में खुल के बात कर रहा है, इसलिए तो लोग उसको एडमायर करेंगे, ठीक है? तो फ्रैंकली एक सही वर्ड है यहाँ पे। प्राउडली, देखिए यहाँ प्राउडली क्यों होगा, देखिए ठीक है वो अपने फेलियर के बारे में लोगों को बता रहा है, वो फ्रैंकली बता रहा है, ये ठीक है। पर वो प्राउड नहीं हो सकता अपने फेलियर के बारे में, ठीक है? आप गर्व क्यों महसूस करेंगे अपने फेलियर पर, ठीक है? तो यहाँ पे जो वर्ड सही वर्ड है वो फ्रैंकली है। और शायली तो होगा नहीं, शर्माते हुए वो क्यों अपने फेलियर के बारे में बोलेगा, ओके? तो फ्रैंकली इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली। द वेदर टुडे इज वर्स देन इट वाज यस्टरडे, ठीक है? यहाँ पे तो अभी तक कोई एरर नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी, ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन आवर ग्रुप। मोस्ट हैप्पीएस्ट तो कुछ नहीं होता, सिर्फ हैप्पीएस्ट होगा, क्योंकि हैप्पी का जो सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है, वही हैप्पीएस्ट है, तो उसके साथ मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। शी इज़ एल्डर दैन हर सिस्टर। अब देखिए ये सेंटेंस पढ़ के भी लग रहा है कि हाँ ये तो सही लग रहा है, पर ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि एक चीज़ समझिए, जब भी हम एल्डर लिखते हैं ना, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एल्डर के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर एल्डर की जगह ओल्डर लिखा होता ना तो हम देन लगाते, ठीक है? जनरली जो है, सबसे जो जनरल है वो देन ही है, ठीक है? ये तो आप समझ लीजिए। पर कुछ वर्ड्स है जैसे एल्डर, ठीक है, फिर सीनियर, ठीक है, दैट फॉर एग्जांपल शी इज सीनियर टू मी इन द कंपनी, ठीक है? सीनियर, सुपीरियर, ठीक है, इवन जूनियर, ठीक है, इन्फीरियर, ठीक है, एल्डर, ये सबके साथ हमेशा टू लगेगा, ठीक है? ये सबके साथ हमेशा टू लगेगा, बाकी किसी वर्ड के साथ आपका देन लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे शी इज एल्डर टू हर सिस्टर होता तो ये करेक्ट होता, शी इज ओल्डर देन हर सिस्टर होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है? नेक्स्ट, दिस इज द बेटर बुक आई हैव रेड, ठीक है? अब दिस इज द बेटर बुक आई हैव रेड, यहाँ पे देखिए बेटर जो है, यहाँ पे एक चीज़ है गुड, ठीक है? गुड आपके अपने नॉर्मल फॉर्म में है, बेटर ये आपका कंपैरेटिव फॉर्म में है। कंपैरिजन हमेशा हम दो चीज़ों में करते हैं, ठीक है? कंपैरेटिव, ठीक है? और आपका जो बेस्ट होता है वो उसको कहते हैं सुपरलेटिव, मतलब वो सबसे अच्छा है, ठीक है? वो चीज़ सबसे अच्छी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द बेटर बुक आई हैव रेड, दिस इज द बेटर बुक, यहाँ पे एरर है, ठीक है? क्योंकि देखिए दिस इज द बेटर बुक देन दैट वन, ठीक है? तो ये सही होता, या तो यहाँ पे बेटर की जगह बेस्ट होता कि दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड, ठीक है? बेटर तब होता जब दो बुक्स में कंपैरिजन होता, ठीक है? तो ये भी गलत है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
choose the most appropriate option that fits grammatically. Okay. Out of the experience of dash extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज है, तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो है जब हम कह भी रहे हैं तो भी इसमें से आपका कुछ ऐसा साउंड आ रहा है, एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ, ठीक है। ए आ रहा है और यहाँ पे भी ई है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि वावल लेटर है, पर यहाँ पे वावल साउंड भी है, तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट। ये तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे भी एरर है, तो अब हम देखें। द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट टू द हिस्टोरिकल अकाउंट्स फ्रॉम दैट पीरियड। ठीक है, अब कंसिस्टेंट टू यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की बात करी गई है, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और हिस्टोरिकल अकाउंट्स की, ठीक है। इन दो के बीच में कंसिस्टेंसी की बात करी जा रही है। तो जब यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, तो हमने अभी सेम चीज़ देखा कोलैबोरेशन विद के साथ, कि वहाँ पे आपका अ, दो मतलब दो आइडेंटिटी के साथ कोलैबोरेशन था, ठीक है, तो वहाँ पे उसके साथ था, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो आपका हम देखें तो कंसिस्टेंट के साथ आपका दो चीज़ आ सकता है। एक तो आपका देखिए आ तो और भी सकता है, पर जो मोस्ट पॉपुलर है वो हम आपको बता रहे हैं, विथ आ सकता है, ठीक है, जब हम अग्री करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अग्रीमेंट की बात हो रही है कि दो चीज़ें जब एक दूसरे से अग्री करती हूँ, ठीक है। और दूसरा आपका आ सकता है इन। इन आता है जब हम कुछ एक्शन या बिहेवियर करते हैं उसमें कंसिस्टेंट होते हैं, उसमें हम रोज वो चीज़ करते हैं ऐसा कुछ, या फिर मतलब फ्रीक्वेंटली वो हम करते रहे, जैसे कि शी इज कंसिस्टेंट इन अटेंडिंग हिज क्लासेस, शी इज कंसिस्टेंट इन अटेंडिंग हर क्लासेस, ठीक है। वो कंसिस्टेंटली अपनी क्लासेस अटेंड करती है, तो ये एक एक्शन की बात हो रही है कि वो क्लासेस अटेंड करती है, तो ये एक एक्शन है, तो उसमें वो कंसिस्टेंट है, तो इसलिए हम वहाँ पे इन लगाते हैं। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और हिस्टोरिकल अकाउंट्स की बात करी जा रही है, तो इन दोनों में अग्रीमेंट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो होगा आपका द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट ऑन, नो, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट विथ, राइट, तो यहाँ पे विथ होगा सही आपका। नेक्स्ट। ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपोलोजाइज्ड के साथ क्या क्या आ सकता है, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। तो देखिए या तो हम फॉर लगाते हैं इसके साथ, या तो हम लगाते हैं टू, ठीक है। फॉर लगाते हैं जब हमसे कोई भूल होती है, कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, या हमारे किसी एक्शन का कोई रीज़न होता है, ठीक है, मिस्टेक या इवन कारण भी हो सकता है, ठीक है। और टू हम लगाते हैं जब हम किसी पर्सन को ऐसे कहते हैं कि हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट, वो किस लिए अपॉलॉजी मांग रहा है, लेट होने के लिए, उसका कारण क्या है, उसकी गलती क्या है, वो लेट होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोलोजाइज्ड फॉर, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता कि अपोलोजाइज्ड टू हिज प्रिंसिपल फॉर बीइंग लेट, ठीक है, तो ये सही बैठता। वहां पे अपोलोजाइज ये नहीं लिखती कि अपोलोजाइज फॉर हिज प्रिंसिपल, टू हिज प्रिंसिपल, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे फॉर आएगा। नेक्स्ट। द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ओके, तो यहाँ पे आपका PQRS का क्वेश्चन है। अब हम देखें कि यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या होता है। तो he tried to redeem himself after a disappointing performance by working hard and proving his dedication to the team। तो अच्छा देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ए से ही शुरू है, ठीक है, तो ए से ही शुरू होगा। अब हम नेक्स्ट देखें, he tried to redeem himself after a disappointing performance, यस बी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बी दो जगह है, सी और डी में है, तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन सी। ए बी तो आ गया है हमारा, अब हमें बस चेक करना है कि ए बी के बाद सी आएगा या डी आएगा। He tried to redeem himself after a disappointing performance by working hard and proving his dedication to the team, ठीक है, ये मीनिंगफुल है। एक बार हम डी भी चेक कर लें। He tried to redeem himself after a disappointing performance, his dedication to the team, और देखिए यहाँ पे ऐसे भी फुल स्टॉप लग रहा है, ठीक है, तो ये तो हो भी नहीं सकता। बाय वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे ABCD इज द राइट सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट।
in the given question a statement divided into different segments is given, ठीक है. The first segment one is fixed. अच्छा, rearrange the other segments. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फिक्स है. ठीक है, इसके बाद का हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है. तो हम यहाँ पे देखें, turbulence incidents have been increasing. ओके, रफ इनविजिबल एयर राइजिंग बाय 5, ये तो नहीं होगा. ठीक है, तो पी से तो शुरुआत नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट, द टर्बुलेंस इंसिडेंट्स हैव बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज. हाँ, ये हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे पास है, दो है क्यू वाले. ठीक है, और एस के साथ एक बार हम देख ले, एस वाला ऑप्शन भी है. टर्बुलेंस इंसिडेंट्स हैव बीन इंक्रीजिंग, सीवियर क्लियर एयर टर्बुलेंस कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली, नो, ये नहीं होगा. तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा हमारा, तो क्यू से ही शुरुआत होगी. ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्यू ही आएगा. अब हम ऑप्शंस देखें, तो एक है क्यू एस पी आर, एक है क्यू पी आर एस. तो क्यू एस देखते हैं हम पहले. टर्बुलेंस इंसिडेंट्स हैव बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज with severe clear air turbulence characterized by extremely rough invisible air rising by 55% since 1979 when dependable meteorological records began. तो ये तो हमें, एक सेकेंड, क्यू एस पी आर ही है, हमने क्यू एस पी आर ही पढ़ा था ना. एक सेकेंड, ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज विथ severe clear air turbulence characterized by extremely rough invisible air rising by 55% since 1979 when dependable meteorological records began. हाँ, राइट. तो क्यू एस पी आर एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्योंकि देखिए आपका जब हम क्यू पढ़ रहे थे, ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज विथ रफ इनविजिबल एयर राइजिंग बाय 55% सिंस 1979, फिर आपका आता आर व्हेन डिपेंडेबल मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बिगैन सीवियर क्लियर एयर टर्बुलेंस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली. तो ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो आपका क्यू एस पी आर ही सही है. ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट. ठीक है, तब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा करेक्ट है. दिस कार इज मोर फास्टेस्ट देन द वन. मोर फास्टेस्ट नहीं होता, सिर्फ फास्टेस्ट होता है. ही इज द मोस्ट एल्डर इन हिज फैमिली. He is the most elder. He is the most elder. नहीं, he is the eldest in his family. Her sister is elder than her. नहीं, elder to her. ठीक है, तो ये भी गलत है. The old man is very kind. Right. Option D is the right answer. Next, the jury found the witness account not only inconsistent but also deeply dash casting doubt on the entire testimony. ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो जूरी थी, अच्छा जूरी का मतलब होता है बेसिकली जजेस. ठीक है, मतलब अ ग्रुप ऑफ जजेस को हम लोग जूरी कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा जजेस होते हैं ना, वो जूरी होती है. ठीक है, तो द जूरी फाउंड द विटनेस अकाउंट नॉट ओनली इनकंसिस्टेंट, ना ही वो सिर्फ आपका इनकंसिस्टेंट थी, पर उसके साथ साथ बट ऑल्सो डीपली डैश कास्टिंग डाउट ऑन द एंटायर टेस्टिमनी. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे लिखा है कि ना ही वो सिर्फ असंगत थी बट ऑल्सो डीपली डैश कास्टिंग डाउट ऑन द एंटायर टेस्टिमनी. टेस्टिमनी पूरे बयान पर वो एक शक पैदा करने वाली चीज थी. तो क्यों थी, अब यहाँ पे सबसे सही वर्ड कौन सा आएगा, तो अब हम देखें. अनरिलायबल, देखिए यहाँ पे अनरिलायबल भी आ सकता है. ठीक है, पर जो है देखिए इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत. ठीक है, इसका मतलब होता है असंगत, और अनरिलायबल का मतलब भी कहीं ना कहीं असंगत ही होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है उसको ध्यान से देखिए. यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली. ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है, नॉट ओनली. ठीक है, सो बट ऑल्सो सो ओके, ऐसा. तो जब हम कहते हैं कि ना ही वो सिर्फ इनकंसिस्टेंट था बट पर वो
उससे भी ज़्यादा मतलब जब यहाँ पे हम पहले ही कह चुके हैं कि वो चीज़ असंगत थी उसके मतलब उसके तरफ से, उसके उससे भी ज़्यादा तो हमें उससे थोड़ा और डीप मतलब उससे और ज़्यादा आपका ऐसा वर्ड हमें चूज़ करना पड़ेगा जो उस चीज़ पर और एम्फेसिस डाले कि ये चीज़ क्यों गलत थी, ठीक है? तो यहाँ पे अनरिलायबल आएगा तो एक तरीके से एक ही मतलब हो जाएगा, नॉट ओनली इनकंसिस्टेंट बट ऑल्सो डीपली अनरिलायबल, ठीक है? कहीं ना कहीं बात एक ही रह जा रही है। जब हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगाते हैं तो हम बेसिकली जो भाव आता है वो ऐसा होता है कि ना सिर्फ वो ऐसा करती थी पर वो वैसा भी करती थी, ठीक है? तो हमें एक एम्फेसिस डालना है, इंटेंसिटी जो है वो हमें उसकी मेंटेन रखनी है, राइट? उस सेंटेंस की। तो यहाँ पे अनरिलायबल नहीं होगा। अब दूसरा वर्ड है सस्पिशियस। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है? और तीसरा जो वर्ड है वो है डाउटफुल, और ये जो है सस्पेक्टिंग है। देखिए सस्पेक्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? सस्पेक्टिंग मतलब इसका मतलब होता है शक करना, ठीक है? तो यहाँ पे ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा सस्पेक्टिंग लगाना, ठीक है? तो ग्रामेटिकली क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि ये एक तरीका से आपका सस्पेक्टिंग मतलब एक वर्ब की तरह काम कर रही है, यहाँ पे वर्ब नहीं आ सकता, ठीक है? तो दो बचा हमारे पास सस्पिशियस और डाउटफुल, ठीक है? अब देखिए इन दोनों का ही मतलब जो होता है वो होता है संदेहजनक, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब सस्पिशियस कहते हैं ना तो हमें पता है कि ये सस्पिशियस है, हमें वो बिलीव है कि ये पक्का है कि ये शकपूर्ण है ये चीज़, ठीक है? पर जब हम डाउटफुल कहते हैं तो हम सिर्फ डाउट में हैं, हम शक करने की मतलब आकांक्षाएं लग रही हैं, ठीक है? वो सच हो भी सकता है, सच नहीं भी हो सकता है। जो हम जिस चीज़ पर हम डाउट कर रहे हैं वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है? वहाँ पे हम हमें पक्का नहीं है कि ऐसा है या नहीं। पर यहाँ पे देखिए कास्टिंग डाउट ऑन द एंटायर टेस्टिमनी, उसके उसने जो भी अपना बयान दिया जितना भी अभी तक कार्रवाई हुई उसके अकॉर्डिंग ये डाउट डाल चुकी है उस चीज़ पर कि इसके बयान में कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे एक्यूरेट वर्ड होगा वो आपका सस्पिशियस होगा, ठीक है? नेक्स्ट, द रोज इज डैश क्वीन ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? द रोज इज डैश क्वीन ऑफ फ्लावर्स, मतलब गुलाब जो है फूलों की रानी है, ठीक है? तो यहाँ पे किसकी एक पर्टिकुलर फ्लावर की बात हो रही है, रोज की, तो यहाँ पे द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल, ओके? नेक्स्ट, on the day of the inauguration I was overwhelmed with dash sense of history, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा क्योंकि ये जो सेंस ऑफ हिस्ट्री है ना ये एक फीलिंग बता रही है, ठीक है? ये एक इमोशन बता रही है, ठीक है? यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है। तो आई वॉज ओवरवेल्म विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ओके? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही वॉज डैश फर्स्ट मैन टू अराइव, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, क्योंकि यहाँ पे उसकी उसको जैसे कहा जा रहा है कि वो ही व्यक्ति सबसे पहला था, एक पर्टिकुलर व्यक्ति वही सबसे पहला था जो यहाँ पर आया, ठीक है? तो यहाँ पे द आएगा। नेक्स्ट, ओके, तो अब हम अपने लास्ट पार्ट पर आ गए हैं जो कि हमारा पैसेज है। तो हम पहले पैसेज रीड करेंगे उसके बाद हम आपका देखेंगे क्वेश्चंस। Organic farming is a method of agriculture that avoids chemical fertilizers. Organic फार्मिंग एक विधि है एग्रीकल्चर की जो कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने को अवॉइड करते हैं, जिसमें इंस्टेड इट यूजेस नेचुरल मेथड्स, इसके बजाय ये नेचुरल मेथड्स यूज़ करते हैं जैसे कंपोस्टिंग, क्रॉप रोटेशन एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। दिस अप्रोच इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, इस अप्रोच में हम सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, कंजर्व्स वाटर, वाटर कंजर्वेशन करते हैं एंड प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स आर ऑफन फ्रेशर, ऑर्गेनिक जो खाना है वो ज़्यादा फ्रेश होता है एंड कंटेन फ्यूअर हार्मफुल रेसिड्यूज, और इसमें हार्मफुल रेसिड्यूज कम होते हैं। मई फार्मर्स आर टर्निंग, बहुत सारे किसान ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस की तरफ मुड़ रहे हैं टू रिड्यूस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो कि इनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर रही है एंड मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड के लिए जो ग्रोइंग डिमांड है उसको मीट करने के लिए। इन इंडिया
भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत फेमस होती जा रही है, स्पेशली इन स्टेट्स, खासकर सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में। दो द इनिशियल कॉस्ट कैन बी हायर, इन इनको इनिशियली शुरू करने की जो आपका कॉस्ट है वो हायर है। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंक्लूड, पर इसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो बेटर इल्स, इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सस्टेनेबल लैंड यूज है। कंज्यूमर्स आर ऑल्सो मोर अवेयर ऑफ व्हाट दे ईट। जो आपके ये है कंज्यूमर्स हैं वो भी बहुत अवेयर हो चुके हैं कि वो क्या खा रहे हैं, एंड आर विलिंग टू पे मोर फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। और वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक फूड के लिए और पे करने को मंजूर है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नाउ सपोर्ट फार्मर्स। गवर्नमेंट के स्कीम और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अब इन फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हु वांट टू शिफ्ट टू दिस मेथड, जो इस मेथड के तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। एज अवेयरनेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स अ हेल्दियर पाथ फॉर बोथ पीपल एंड द प्लानट। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक हेल्दियर पाथ है फॉर बोथ पीपल एंड प्लानट। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि अब इस पैसेज में क्या लिखा है। क्वेश्चंस देखिए। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ऑप्शन ए, राइज ऑफ अर्बन गार्डनिंग इन इंडिया। ऑप्शन बी, द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ऑप्शन डी, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो ये पूरा पैसेज आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए था, तो ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज मोस्ट एक्यूरेट। नेक्स्ट, which of the following is not a benefit of organic farming mentioned in the passage? So ऑप्शन है वाटर कंजर्वेशन, बेटर yields ऑफ क्रॉप्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेल्दियर सॉइल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये बचा रही है उल्टा हमें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिस अप्रोच इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ, कंजर्व्स वाटर एंड प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे बेटर yields की भी बात करिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कि ये बेटर yield भी देगी। नेक्स्ट, which of the following is a challenge to organic farming? Poor taste of produce, higher starting cost, लेस डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, हैवी यूज ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो हायर स्टार्टिंग कॉस्ट है। ये देखिए, इनिशियल कॉस्ट मतलब शुरुआती जो कॉस्ट है वो इसकी बहुत ज़्यादा है, हायर है। तो ये एक चैलेंज है। पर पुअर टेस्ट ऑफ प्रोड्यूस तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक फूड आपका ज़्यादा फ्रेश है और कम हार्मफुल है। और लेस डिमांड भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हाँ, कंज्यूमर्स आर ऑल्सो मोर अवेयर ऑफ वॉट दे ईट एंड आर विलिंग टू पे मोर फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ठीक है, वो देना चाहते भी है, इसकी डिमांड है। यहाँ पे डिमांड के भी बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, और दूसरी की हैवी यूज ऑफ केमिकल्स, इसमें हैवी यूज ऑफ केमिकल्स है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ नेचुरल। तो नेचुरल का विलोम बताना है। नेचुरल मतलब क्या? प्राकृतिक। ठीक है, जो चीज़ प्रकृति से आती हो, नेचर से आती हो, उसे हम नेचुरल या प्राकृतिक कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, सॉरी, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल मतलब क्या? मैन मेड। ठीक है, जो केमिकली बनाई गई हो, जो लेबोरेटरी में बनाई गई हो, वो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, फिजिकल, मॉडर्न, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो प्राकृतिक का ही एक दूसरा वर्ड है, फिजिकल और मॉडर्न तो नहीं होगा। तो राइट आंसर इज आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर इन द पैसेज? दे प्रेफर इम्पोर्टेड फूड। नहीं, वो बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए फूड को तो नहीं कह रहे। दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर हेल्दी फूड। हाँ, वो विलिंग है ज़्यादा पे करने के लिए हेल्दी फूड के लिए। दे प्रेफर चीप एंड इजीली अवेलेबल फूड। दे डिसलाइक फ्रेश वेजिटेबल्स एंड वांट प्रोसेस्ड फूड। नो, दे वांट ऑर्गेनिक फूड। और दे प्रेफर चीप एंड इजीली अवेलेबल फूड। नो, दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर हेल्दी फूड इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो हमारे 20 क्वेश्चंस आज के हो गए। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।